रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गया है? হ্যালো হ্যালো দিদি, হ্যালো। আমার ও যখন ডিস্টার্ব করছে আমি কেটে আবার রিজয়েন করছি, হ্যাঁ? আচ্ছা ঠিক আছে, কর। अच्छा रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गया है? हाँ मैम। स्क्रीन शेयर हुआ है? यस मैम। ओके। না, ওর বোধহয় প্রবলেম হচ্ছে জ্যোতির। না স্যার, नहीं हो रहा है তাহলে। হ্যাঁ, ওরও প্রবলেম হচ্ছে, ও কেটে রিজয়েন করছে বললো। गुड इवनिंग ज्योति। गुड इवनिंग मैम। अच्छा, सबको आवाज आ रहा है ना अब? হ্যাঁ দিদি। ठीक है। अच्छा, रेशियो का लास्ट क्लास में मुझे एक चीज बताओ, जिन लोग को याद है। मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद एक क्वेश्चन होमवर्क था क्या? ऐसा एक क्वेश्चन होमवर्क था? हेलो, जो लोग थे क्लास में। हेलो, आवाज तो आ रहा है ना तुम लोगों को मेरा? यस मैम। हाँ मैम। हाँ, तो डिंकी कुछ होमवर्क था क्या? एक मतलब जो पीडीएफ मैंने 2 पीडीएफ से उस दिन करवाया था, शायद एक पीडीएफ में एक क्वेश्चन बाकी था, ऐसा कुछ था ना? ना मैम, होमवर्क तो कुछ था नहीं। वो सारा ही हो गया था? हाँ, सारा ही हो रोश, गया। रोशनी भी बोल रही सारा हो गया, मुझे ऐसा लगा शायद क्वेश्चन बाकी था। नहीं, ठीक वो है। एक क्वेश्चन था, आपने सम्स के साथ ही बता दिया था, कहा था कि कर लेना। ओ अच्छा, उसका बैलेंस शीट मैंने बता दिया था ना? हाँ, हाँ लेकिन हाँ कंप्लीट हाँ। नहीं करवाया था। हाँ, वही चीज मुझे याद आ रहा है। ठीक है, तो देखो आज हम लोग ये जो क्वेश्चन है ये सारा करेंगे। तो एक मिनट, किसका? तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। फ्रॉम द, क्या दिया हुआ है देखो, फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ फिक्स्ड एसेट एंड प्रोप्राइटर्स फंड। रेशियो ऑफ फिक्स्ड एसेट टू प्रोप्राइटर्स फंड 0.75, नेट वर्किंग कैपिटल 6 लाख। बस इतना ही इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। इससे हम लोग को फिक्स्ड एसेट और प्रोप्राइटर्स फंड क्या होगा ये कैलकुलेट करना है। तो तुम लोग कैलकुलेट करके मुझे बताओ कि कितना होगा। तुम लोग कैलकुलेट करके मुझे बताओ कि कितना होगा। बस इतना सही है क्वेश्चन। क्वेश्चन चाहो तो नोट डाउन भी कर सकते हो, पीडीएफ हम भेज देंगे। नहीं तो ये चाहो तो नोट डाउन भी कर सकते हो। 2 लाइन का ही है कि रेशियो ऑफ फिक्स्ड एसेट टू प्रोप्राइटर्स फंड 0.75, नेट वर्किंग कैपिटल 6 लाख। कैलकुलेट करना है फिक्स्ड एसेट एंड प्रोप्राइटर्स फंड।
फिक्स्ड एसेट हो गया 18 लाख और प्रोप्राइटर्स फंड हो गया 24 लाख। हाँ सही है, फिक्स्ड एसेट का वैल्यू होगा 18 लाख और प्रोप्राइटर्स फंड होगा 24 लाख। किस तरह से देखो, बोला है रेशियो ऑफ फिक्स्ड एसेट टू प्रोप्राइटर्स फंड, तो फिक्स्ड एसेट और प्रोप्राइटर्स फंड का जो रेशियो है वो है 0.75। इसका मतलब ये होता है कि टोटल प्रोप्राइटर्स फंड में 75% फिक्स्ड एसेट है। इसे हम लोग इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे, तो फिक्स्ड एसेट इक्वल टू हो जाएगा प्रोप्राइटर्स फंड इंटू 0.75। अब एक चीज देखो, बैलेंस शीट जब हम लोग देखेंगे तो इधर होता है टोटल लाइबिलिटी, इधर होता है टोटल एसेट, और एसेट का दो पार्ट होता है, फिक्स्ड एसेट और करेंट एसेट। और जो लाइबिलिटी साइड होता है उसका दो पार्ट हम लोग बोल सकते हैं। लाइबिलिटी साइड में क्या होता है, एक होता है करेंट लाइबिलिटी और एक हम लोग बोलेंगे कैपिटल। ठीक है, ये क्वेश्चन समझने के लिए हम लोग इस तरह से ट्रीट करेंगे। एक हो गया कैपिटल, कैपिटल मतलब ही प्रोप्राइटर फंड है। ठीक है, तो प्रोप्राइटर फंड हो गया कैपिटल। अब यहाँ पर है फिक्स्ड एसेट, करेंट एसेट और करेंट लाइबिलिटी, तो टोटल एसेट टोटल लाइबिलिटी। अब हम लोग को क्या देखना है, प्रोप्राइटर्स फंड अगर हम लोग को ढूंढना है, इसकी जगह हम प्रोप्राइटर्स फंड लिख देते हैं तो समझने में इजी रहेगा। प्रोप्राइटर्स फंड मतलब प्रोप्राइटर ने जो फंड दिया है दैट इज कैपिटल। अगर हम लोग कैपिटल हम लोग को कैलकुलेट करना है तो टोटल एसेट से अगर हम लोग करेंट लाइबिलिटी को हटा देंगे, देखो टोटल एसेट से अगर हम लोग करेंट लाइबिलिटी को हटा देंगे तो क्या कैपिटल मिलेगा, मतलब ये देखो ये जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, तो ये टोटल एसेट और ये टोटल लाइबिलिटी अगर इक्वल है, इससे अगर हम लोग करेंट लाइबिलिटी हटा देंगे तो हम लोगों को क्या मिलेगा, कैपिटल मिलेगा कि नहीं मिलेगा बताओ। प्रोप्राइटर्स फंड इस तरह से मिलेगा कि नहीं, टोटल एसेट से अगर हम लोग करेंट लाइबिलिटी हटा देंगे तो कैपिटल एसेट मिलेगा कि नहीं मिलेगा बताओ। हेलो, जिन लोगों से नहीं हुआ हेलो, समझ में आया तुम लोगों को। है दीदी। अच्छा, तो अब देखो फिक्स्ड एसेट और 0.75 प्रोप्राइटर्स फंड मतलब हम लोग क्या लिख सकते हैं, फिक्स्ड एसेट प्लस करेंट एसेट माइनस क्या लिखेंगे, करेंट लाइबिलिटी। ठीक है, फिक्स्ड एसेट प्लस करेंट एसेट माइनस करेंट लाइबिलिटी, तो फिक्स्ड एसेट इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.75 फिक्स्ड एसेट, और करेंट एसेट माइनस करेंट लाइबिलिटी का मतलब ही तो होता है वर्किंग कैपिटल, तो ये जो वैल्यू है इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, प्लस ये मतलब ही वर्किंग कैपिटल, प्लस कितना लिखेंगे 6 लाख, ये मैंने एल लिख दिया 6 लाख। तो फिक्स्ड एसेट इक्वल टू 0.75 फिक्स्ड एसेट, अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, एक क्रॉस मल्टीप्लीकेशन बोल रहे हैं, नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 0.75 इंटू 6 लाख कितना होता है बताओ, 0.75 इंटू 6 लाख कितना होता है, 4 लाख, हाँ 4,50,000। अब 4,50,000 हो गया, अब इसे सॉल्व कर लो, ये फिक्स्ड एसेट जो है इसको हम रब कर देते हैं, तो फिक्स्ड एसेट माइनस 0.75 फिक्स्ड एसेट इक्वल टू 4,50,000, तो माइनस करने से 0.25 फिक्स्ड एसेट इक्वल टू 4,50,000, तो फिक्स्ड एसेट इक्वल टू कितना होगा बताओ, 4,50,000 डिवाइडेड बाय 0.25 कर लो, 18 लाख आ जाएगा। ठीक है, और जैसे ही फिक्स्ड एसेट आ गया वैसे ही प्रोप्राइटर्स फंड भी मिल जाएगा, क्योंकि प्रोप्राइटर्स फंड मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ से इक्वेशन देख लो, ये जो हम लोगों ने क्रिएट किया था, प्रोप्राइटर्स फंड इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्रोप्राइटर्स फंड इक्वल टू हो जाएगा फिक्स्ड एसेट डिवाइडेड बाय 0.75, तो फिक्स्ड एसेट कितना है 18 लाख डिवाइडेड बाय 0.75, तो देखो कितना होता है 18 लाख का 0.75 से डिवाइड करो, देखो कितना आता है 24 लाख आ जाएगा शायद, देखो यस मैम। तो इस तरह से करना पड़ेगा।
अच्छा, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। देखो इसमें क्या है। द एसेट्स ऑफ सोना लिमिटेड कंसिस्ट ऑफ फिक्स्ड एसेट एंड करंट एसेट। जो एसेट साइड है इन लोगों का, इसमें क्या क्या है, फिक्स्ड एसेट और करंट एसेट, तो नॉर्मली यही होना चाहिए। while its current liability comprise bank credit in the ratio of 2:1। करंट लाइबिलिटी जो है इसमें बैंक क्रेडिट भी है, ठीक है। बैंक क्रेडिट जो है वो करंट लाइबिलिटी के अंदर ही होता है, बीओडी के तरह। तो बैंक क्रेडिट और करंट लाइबिलिटी का जो रेशियो है वो है 2:1। मतलब करंट लाइबिलिटी के अंदर एक जो लाइबिलिटी है वो बैंक क्रेडिट है, और करंट लाइबिलिटी टोटल के साथ जो बैंक क्रेडिट है उसका रेशियो है 2:1। You are required to prepare the balance sheet of the company as on 31st March 2013 with the help of the following information। शेयर कैपिटल, तो शेयर कैपिटल ये हो जाएगा 5,75,000 गिवन है। वर्किंग कैपिटल 1,50,000। ग्रॉस मार्जिन 25%। ग्रॉस मार्जिन मतलब सेल्स के ऊपर कितना परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट। इन्वेंट्री टर्नओवर 5 टाइम्स। एवरेज कलेक्शन पीरियड 1.5 months। Current ratio 1.5:1। Quick ratio 0.8:1। Reserve and surplus to bank and cash 4 times। Reserve and surplus to bank and cash मतलब reserve and surplus to मतलब divide होता है bank and cash, ये है 4 times। ये इतना इंफॉर्मेशन है। इससे हम लोग को क्या करना है, सोना लिमिटेड जो है इसका बैलेंस शीट प्रिपेयर करना है। इसका बैलेंस शीट प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो हम लोग को रेशियो में क्या करना चाहिए, सारा इंफॉर्मेशन 1 by 1 यूज करना चाहिए। तो पहला इंफॉर्मेशन जो है वो है बैंक क्रेडिट और करंट लाइबिलिटी। करंट लाइबिलिटी डिवाइडेड बाय बैंक क्रेडिट जो है वो है 2:1, इस तरह से दिया है। उसके बाद यहाँ पर दिया है द कंपनी, अच्छा शेयर कैपिटल ये तो इंफॉर्मेशन दे ही दिया है। करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी 1,50,000। ग्रॉस मार्जिन दे दिया है। तो हम लोग यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो से स्टार्ट कर सकते हैं। तो इन्वेंट्री टर्नओवर मतलब क्या होता है, देखो इन्वेंट्री टर्नओवर, इन्वेंट्री टर्नओवर मतलब क्या होता है ये याद रखने हम बोले थे। कोई भी टर्नओवर रेशियो मतलब ऊपर सेल्स हो जाता है लेकिन इन्वेंट्री नॉट रिलेटेड टू सेल, इसीलिए सीओजीएस डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, एवरेज इन्वेंट्री। और जो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो वो है 5 टाइम्स। सीओजीएस कैलकुलेट करना पड़ेगा हम लोगों को। तो सीओजीएस अगर कैलकुलेट करना पड़ेगा तो इसके लिए हम लोगों को तो सेल्स चाहिए। तो सेल्स, तो यहाँ पर सेल्स रिलेटेड डेटा देखना पड़ेगा। सेल्स, अच्छा एक बार लिख लेते हैं, सीओजीएस डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। तो देखो सेल्स रिलेटेड कोई भी डेटा यहाँ पर नहीं है जिससे हम लोग सेल्स निकाल सके, लेकिन इन्वेंट्री निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि क्विक रेशियो जो है, क्विक रेशियो का मतलब क्या होता है, करेंट एसेट माइनस इन्वेंट्री माइनस प्रीपेड एक्सपेंस, अगर क्वेश्चन में रहता है तो डिवाइडेड बाय करेंट लाइबिलिटी होता है। तो अगर हम लोग करेंट रेशियो और क्विक रेशियो को यूज कर ले, क्योंकि हम लोग को करेंट एसेट माइनस करेंट लाइबिलिटी दिया हुआ है, तो हम लोग को ये सबसे पहले यूज करना चाहिए। इस तरह से पता चलेगा। जैसे मैंने लिखा तो वैसे समझ में आ रहा है कि यहाँ पर सफिशिएंट डेटा नहीं है, यहाँ भी सफिशिएंट डेटा नहीं है। तो लेकिन अगर हम लोग करंट रेशियो को यूज करेंगे, क्योंकि करंट रेशियो मतलब करंट एसेट बाय करंट लायबिलिटी होता है, और करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी से यूज करके हम लोग करंट एसेट और करंट लायबिलिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। और अगर हम लोग को करंट एसेट और करंट लायबिलिटी मिल जाएगा तो वहां से हम लोग इन्वेंट्री भी कैलकुलेट कर पाएंगे। तो सबसे पहले तुम लोग फिर कौन सा डेटा लोगे, करंट रेशियो। जब भी क्वेश्चन में वर्किंग कैपिटल और करंट रेशियो रहेगा तो हम लोग सबसे पहले उसे ही यूज करेंगे ताकि क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाए। नहीं तो सफिशिएंट डेटा अगर नहीं होगा तो नहीं सॉल्व होगा आगे वाला। तो करंट रेशियो, करंट रेशियो मतलब ये देखो, करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। अब करंट रेशियो है 1.5 डिवाइडेड बाय कितना है 1, तो करंट रेशियो डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, करंट एसेट इक्वल टू 1.5 करंट लायबिलिटी। अब करंट एसेट माइनस, यहाँ लिख लेते हैं, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी इक्वल टू 1,50,000। अब ये जो है, ये जो रिलेशन है इसे हम लोग यहाँ पुट कर सकते हैं। करंट एसेट के जगह क्या लिख सकते हैं, 1.5 करंट लायबिलिटी
माइनस करेंट लाइबिलिटी इक्वल टू 1,50,000। तो ये माइनस करने से कितना आएगा, 0.5 करेंट लाइबिलिटी इक्वल टू 1 लाख कितना हो जाएगा, 50,000। देयरफॉर करेंट लाइबिलिटी इक्वल टू 1,50,000 डिवाइडेड बाय 0.5। तो देखो कितना होता है, 1,50,000 डिवाइडेड बाय 0.5 कितना होगा, 3 लाख। 3 लाख। तो करेंट लाइबिलिटी आ जाएगा 3 लाख। और जैसे करेंट लाइबिलिटी पता चल गया, वैसे यहाँ पर पुट करके हम लोग करेंट एसेट निकाल सकते हैं। 1.5 इंटू 3 लाख, ये मैंने एल से डिनोट किया है, तो 3 लाख इंटू 1.5 कितना होगा, 4,50,000। 4,50,000। तो 4,50,000, तो हम लोग को तो बैलेंस शीट प्रिपेयर करना है। तो देखो करेंट एसेट मिल गया, करेंट लाइबिलिटी मिल गया। अब कौन सा रेशियो यूज करेंगे, ये ऑलरेडी यूज कर लिया हम लोगों ने, ये रिलेशन यूज कर लिया। अब करंट रेशियो जो है, सॉरी क्विक रेशियो जो है वो करेंगे। करंट रेशियो कर लिया था, क्विक रेशियो करेंगे। अब क्विक रेशियो का क्या दिया हुआ है, 0.8:1 दिया हुआ है, तब हम लोग इसे यूज करेंगे। तो क्विक रेशियो लिखते हैं। तो क्विक रेशियो इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्विक रेशियो मतलब करंट एसेट माइनस क्या हो जाएगा, इन्वेंट्री यानी स्टॉक डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटी। तो क्विक रेशियो कितना है, 0.8 डिवाइडेड बाय 1। करंट एसेट अभी कैलकुलेट किया हम लोगों ने, कितना है, 4,50,000 माइनस इन्वेंट्री और डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटी। देखो करंट लाइबिलिटी कितना है, 3 लाख। अब इसे कैलकुलेट करो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो। 0.8 इंटू 3 लाख कितना होगा, देखो 0.8 इंटू 3 लाख कितना होगा, 8×3=24, 2,40,000। 2,40,000 ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो एज इट इज रहेगा। 4,50,000 माइनस हो जाएगा इन्वेंट्री। तो अब ये 4,50,000 जो है, ये अगर इधर 2,10,000। 2,10,000, 2,10,000 इक्वल टू इन्वेंट्री, दोनों साइड से माइनस हटा दो। तो हम लोगों को क्या मिल गया, इन्वेंट्री भी मिल गया। तो अब हम लोग इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो चाहे तो उसे यूज करके हम लोग वहां से सीओजीएस निकाल सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग को मिल गया इन्वेंट्री। तो करेंट एसेट जो है जिसका टोटल था 4,50,000, उसमें से हम लोग को ये पता चल गया कि इन्वेंट्री कितने का है। तो इन्वेंट्री है 2,10,000। जब हम लोग बैलेंस शीट लिखेंगे तो करेंट एसेट के अंडर में हम लोग इन्वेंट्री लिख पाएंगे, उसका वैल्यू है 2,10,000। अब जैसे इन्वेंट्री मिल गया, अब हम लोग ये वाला रेशियो यूज करेंगे, इन्वेंट्री टर्न ओवर रेशियो। तो अब हम लोग इन्वेंट्री टर्न ओवर रेशियो को यूज करते हैं। तो इन्वेंट्री टर्न ओवर रेशियो इक्वल टू क्या होता है, सीओजीएस डिवाइडेड बाय हो जाएगा एवरेज इन्वेंट्री। अब इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो 5 टाइम्स है, 5 इंटू एवरेज इन्वेंट्री इक्वल टू COGS। अब COGS इक्वल टू हो जाएगा 5, और इन्वेंट्री में अगर ओपनिंग क्लोजिंग नहीं है, जो इन्वेंट्री है वही एवरेज इन्वेंट्री होगा। एवरेज तब होता है अगर ओपनिंग क्लोजिंग गिवन है तो, क्योंकि क्वेश्चन में ओपनिंग क्लोजिंग नहीं है, तो इन्वेंट्री इक्वल टू ओपनिंग इन्वेंट्री। तो 5 इंटू 2,10,000 कितना होता है, देखो कितना हो जाएगा, 10,50,000। तो इससे हम लोग को मिल गया COGS। अब दिया है कि एवरेज कलेक्शन पीरियड, तो कलेक्शन रिलेटेड टू क्या होता है, डेटर होता है। कलेक्शन रिलेटेड टू डेटर, अगर एवरेज कलेक्शन पीरियड मतलब फिर क्या होगा, एवरेज कलेक्शन पीरियड मतलब होगा, क्योंकि ये मंथ्स में दिया हुआ है तो 12 मंथ्स डिवाइडेड बाय हो जाएगा डेटर टर्नओवर रेशियो। तो डेटर, अब डेटर टर्नओवर रेशियो जो है वो रिलेटेड है, डेटर टर्नओवर रेशियो का मतलब हो जाता है
क्रेडिट सेल्स डिवाइडेड बाय हो जाता है एवरेज डेटर, क्योंकि सेल्स ऊपर रहेगा, नीचे उसका एवरेज रहता है, क्योंकि यहाँ पर डेटर है तो ओनली रिलेटेड टू क्रेडिट सेल होगा। इसका मतलब अब हम लोग को इस रेशियो से जो भी चाहिए उसके लिए हम लोग को चाहिए क्रेडिट सेल्स, यानी सेल्स चाहिए। अब क्रेडिट ही उसे मानेंगे क्योंकि कैश क्रेडिट कुछ अलग से नहीं बोला है। तो ये सीओजीएस है और यहाँ ग्रॉस मार्जिन है, तो इससे सेल निकल के आ जाएगा। सीओजीएस दिया हुआ है और ग्रॉस मार्जिन दिया हुआ है, तो बताओ सेल कितना होगा। सीओजीएस मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, हम लोगों ने 10,50,000 के कॉस्ट का गुड्स सेल किया है और प्रॉफिट जो है 25% कमाया है, लेकिन ये ऑन सेल है, क्योंकि ग्रॉस मार्जिन मतलब ही होता है प्रॉफिट ऑन सेल। तो मुझे सेल का वैल्यू बता दो कितना होगा। 14 लाख। हाँ सेल 14 लाख। हाँ सेल का वैल्यू होगा 14 लाख। ये देखो किस तरह से कैलकुलेट होगा, सेल्स प्रॉफिट और कॉस्ट। प्रॉफिट है 25% और क्योंकि ये जीपी है तो सेल के ऊपर है तो कॉस्ट है 75, तो प्रॉफिट ऑन कॉस्ट हो जाएगा 25 डिवाइडेड बाय 75, तो 1/3 यानी 1/3। तो अगर हम लोग को सेल्स चाहिए तो सेल्स मतलब क्या हो जाएगा, सीओजीएस मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, प्लस इस पे लगाएंगे प्रॉफिट, तो 10,50,000 इंटू 1/3, तो 10,50,000 प्लस 1/3 का मतलब है 3,50,000, तो टोटल कर दो, ये हो जाएगा 14 लाख। अब जैसे सेल का वैल्यू आ गया, अब इसे यूज करो एवरेज कलेक्शन पीरियड, इस फॉर्मूला को यूज करो। ये देखो एवरेज कलेक्शन पीरियड, एवरेज कलेक्शन पीरियड का मतलब होता है कि कितने दिन में हम लोग डेटर से पैसा मांगते हैं। अब वो मंथ हो सकता है, वीक हो सकता है, क्योंकि क्वेश्चन मंथ में है तो हम लोग को भी 12 मंथ्स लिखना पड़ेगा, डिवाइडेड बाय हो जाएगा डेटर टर्नओवर रेशियो। अब एवरेज कलेक्शन पीरियड है 1.5 मंथ, तो 1.5 मंथ इक्वल टू 12 मंथ डिवाइडेड बाय डेटर टर्नओवर रेशियो, तो डेटर टर्नओवर रेशियो into 1.5 month equal to 12 month, तो DTR यानी डेटर टर्नओवर रेशियो इक्वल टू 12 मंथ डिवाइडेड बाय 1.5 मंथ, तो मंथ मंथ कैंसिल, 12 डिवाइडेड बाय 1.5 कितना होगा देखो, 8। तो डेटर टर्नओवर रेशियो हो गया 8 टाइम्स, डेटर टर्नओवर रेशियो हो गया है 8 टाइम्स। अब हम लोग को क्या करना है, डेटर टर्नओवर रेशियो को यूज करके हम लोग को एवरेज डेटर निकालना है। तो डेटर टर्नओवर रेशियो मतलब क्या होता है, अभी मैंने बताया था क्रेडिट सेल्स, क्योंकि जितना भी टर्नओवर है, टर्नओवर मतलब सेल्स होता है, तो सेल्स डिवाइडेड बाय जिसके ऊपर टर्नओवर कैलकुलेट कर रहे हैं, 8 इक्वल टू क्रेडिट सेल्स, कैश सेल कुछ नहीं है, इसका मतलब जो सेल्स है वो पूरा ही क्रेडिट सेल है, तो 14 लाख डिवाइडेड बाय एवरेज डेटर। तो अब यहां से निकाल लो एवरेज डेटर कितना हो जाएगा, एवरेज डेटर कितना हो जाएगा कैलकुलेट करके देख लो। हम यहाँ लिख देते हैं एवरेज डेटर कितना होगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लो ना, एवरेज डेटर इंटू 8 इक्वल टू 14 लाख, एवरेज डेटर इंटू 8 इक्वल टू 14 लाख, देयरफॉर एवरेज डेटर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 14 लाख बाई 8, तो कितना होता है देखो, 14 लाख बाई 8 मतलब 175 170। अच्छा, तो 1,75,000 ये हो गया डेटर, तो हम लोगों ने ये भी यूज कर लिया और इससे डेटर निकाल लिया। अच्छा, अब है रिजर्व एंड सरप्लस टू बैंक एंड कैश, तो बैंक एंड कैश कितना है वो चेक करेंगे पहले, वो मिल जाएगा हम लोगों को। देखो कैसे होगा, बैंक एंड कैश जो है ये ऑब्वियसली करंट एसेट का पार्ट है, तो करंट एसेट इक्वल टू हम लोगों ने क्या क्या निकाला है, इन्वेंट्री प्लस डेटर, अभी हम लोगों ने डेटर कैलकुलेट किया, प्लस कैश एंड बैंक, ये क्वेश्चन में बोल दिया है, यहाँ से पता चल रहा है कि कैश बैंक है, वैसे भी किसी ऑर्गेनाइजेशन का कैश तो होगा ही,
बिना कैश के कैसे इन्वेंट्री या फिर डेटर क्रिएट किया होगा, तो कैश होगा। और करेंट एसेट हम लोग का आया था 4,50,000 और इन्वेंट्री 2,10,000, 2,10,000 और डेटर 1,75,000 प्लस कैश एंड बैंक। अब इससे कैलकुलेट कर लो, ये दोनों टोटल कर लो, फिर 4,50,000 से माइनस कर दो, तो कैश 65,000। अच्छा 65,000, तो कैश एंड बैंक आ गया 65,000। तो अब यहाँ से रिजर्व सरप्लस निकाल लेंगे, ये रेशियो यूज करो, रिजर्व एंड सरप्लस टू बैंक एंड कैश। तो रिजर्व एंड सरप्लस डिवाइडेड बाय बैंक एंड कैश इक्वल टू 4। बैंक एंड कैश पता है, वो पुट कर दो, तो रिजर्व एंड सरप्लस आ जाएगा, कितना है। रिजर्व एंड सरप्लस डिवाइडेड बाय बैंक एंड कैश equal to 4 times reserve and surplus divided by 65,000 equal to 4 times. Therefore, reserve and surplus equal to 65,000 into 4. तो देखो कितना आ जाता है रिजर्व एंड सरप्लस, 2,60,000। 2,60,000। 2,60,000। तो रिजर्व सरप्लस भी कैलकुलेट हो गया। अच्छा, अब बचा है ये वाला, ये लास्ट जो एकदम स्टार्टिंग में दिया हुआ था, इसको हम लोग को यूज करना है। यहाँ पर बोला क्या है, एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। कंसिस्ट ऑफ जो है वो एसेट जो है वो फिक्स्ड एसेट और करेंट एसेट का मिक्स्ड अप है, ये तो होगा ही। वाइल इट्स करेंट लाइबिलिटीज कंप्राइज बैंक क्रेडिट इन द रेशियो ऑफ 2:1। करेंट लाइबिलिटी का बैंक क्रेडिट जो है वो 2:1 रेशियो पे है, तो इसे यूज करते हैं ताकि हम लोग को बैंक क्रेडिट पता चल जाए। तो करेंट लाइबिलिटी इक्वल टू हम लोग का आया है 3 लाख, और करेंट लाइबिलिटी मतलब है बैंक क्रेडिट, ये हम लोग को पता है, एक नाम बता दिया है। तो बैंक क्रेडिट और बाकी करेंट लाइबिलिटी को हम लोग बोलेंगे अदर करेंट लाइबिलिटी, इस तरह से बोल सकते हैं, क्योंकि करेंट लाइबिलिटी के अंडर एक आइटम का नाम हम लोग को पता है, दैट इज बैंक क्रेडिट, तो बाकियों का नाम नहीं पता है, तो इससे लिख रहा है अदर करेंट लाइबिलिटी इक्वल टू 3 लाख। अच्छा, अब यहाँ पर जो रिलेशन था इसे लिखते हैं, रिलेशन है बैंक क्रेडिट डिवाइडेड बाय अदर करेंट लाइबिलिटी इक्वल टू है 2/1। अब बैंक क्रेडिट इक्वल टू 2 इंटू अदर करेंट लाइबिलिटी हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं बैंक क्रेडिट के जगह 2 अदर करेंट लाइबिलिटी प्लस अदर करेंट लाइबिलिटी इक्वल टू 3 लाख। तो 3 अदर करेंट लाइबिलिटी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 लाख। तो करेंट लाइबिलिटी इक्वल टू 3 लाख डिवाइडेड बाय 3, 3 लाख डिवाइडेड बाय 3, तो कितना हो जाएगा, अदर करेंट लाइबिलिटी 1 लाख। अदर करेंट लाइबिलिटी हो जाएगा 1, ये जीरो नहीं है, हाँ ये ओ है, ये क्रॉस लगा देते हैं। यहाँ पर बोला था कि जो है करेंट लाइबिलिटी जो है वो बैंक क्रेडिट 2/1 हिस्से में है, तो बैंक क्रेडिट डिवाइडेड बाय अदर करेंट लाइबिलिटी 2/1, तो बैंक क्रेडिट इक्वल टू 2 इंटू अदर करेंट लाइबिलिटी, और इस इक्वेशन में इसको पुट कर दिए, तो यहाँ से आ गया 1 लाख। तो लगभग सारा डेटा ही कैलकुलेट हो गया। अब जस्ट बैलेंस शीट को हम लोग को रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। तो बैलेंस शीट में देखो क्या क्या लिखेंगे। मैम हम्म, मैम ये जो बैंक क्रेडिट निकला, इसको हम लोग क्विक रेशियो में यूज नहीं करेंगे, मतलब इसको हम लोग यूज हाँ किए नहीं।
हाँ कर सकते, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, क्विक रेशियो में यूज कर सकते, लेकिन अगर उसको भी क्विक रेशियो में डाल देते ना तो फिर ये सोल्यूशन ही नहीं होता। एक बार सोच के देखो, क्विक रेशियो में फिर दो मिसिंग फिगर हो जाता, एक तो इन्वेंट्री और एक बैंक ओवरड्राफ्ट, ठीक है। तो अगर दोनों ही मिसिंग हो जाता फिर दोनों से कैलकुलेट कर नहीं पाते हम लोग। तो नहीं, बैंक ओडी पहले निकाल लेते ना, करंट लायबिलिटी तो निकल ही गया था, ये पहले भी निकल जाता। हाँ ये पहले भी निकल जाता, हाँ वैसे भी कर सकते हो तो आंसर डिफर हो जाता। हाँ ये भी सही है, अगर हम लोग ये पहले निकाल लेते तो वो स्टॉक का वैल्यू चेंज हो जाता। तो वो फॉर्मूला तो मैंने हाँ। बताया था ना कि मतलब दोनों ही यूज कर सकते हैं हम लोग, माइनस बैंक ओडी ले भी सकते हैं, नहीं भी ले सकते, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बस अगर लेंगे तो अलग आंसर आएगा और अगर नहीं यूज करेंगे तो अलग आंसर आएगा, ठीक है। ओके मैम। अच्छा, तो अब ये बैलेंस शीट बनाओ, इसका टोटल बताओ कितना होगा। बैलेंस शीट को यही बना लेते हैं। शेयर कैपिटल दिया हुआ ही है 5,75,000। उसके बाद लिखना चाहिए रिजर्व एंड सरप्लस। तो रिजर्व एंड सरप्लस कितना होगा, देखो कितना आया था उसे लिखना पड़ेगा। 2,60,000। अच्छा 2,60,000। और था करेंट लाइबिलिटी था और एक अदर, मतलब बैंक क्रेडिट था और एक था अदर करेंट Other लाइबिलिटी। current हाँ liability. 1 लाख। 2 lakh and 1 lakh. हाँ और 2 ये lakh. 2 लाख। और तो कुछ नहीं था, इसका टोटल करो। और इधर हो जाएगा, इधर इन्वेंट्री होगा 2,10,000। 2,10,000. हाँ Debtor 175. डेटर 1,75,000। कैश एंड बैंक 65,000। 65,000. हाँ और बाकी क्या हो जाएगा, बाकी फिक्स्ड एसेट चला जाएगा फिर 685. कितना, Balancing figure. 685. Balancing figure. 6,85,000 बैलेंसिंग फिगर। अब दोनों साइड टोटल करके देख लो कितना आ रहा है। 1135. 11,35,000। 11,35,000। अच्छा तो ये तो हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 11,35,000। अच्छा ये क्वेश्चन देखो क्या है। The financial statements of a company contains the following information for year ending 31st March 2011. Particular cash 1,60,000, sundry debtor 4 lakh, short term investment 3 lakh 20, stock 21,60,000, prepaid expense 10,000। ये दिया हुआ है। ये सब क्या है, कैश क्या है, ये करेंट एसेट है। सन्ड्री डेटर करेंट एसेट। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट अगर शॉर्ट टर्म लिख दिया इन्वेस्टमेंट के आगे तो करेंट एसेट। स्टॉक करेंट एसेट। प्रीपेड एक्सपेंस करेंट एसेट। तो ये सब है करेंट एसेट का डेटा। अच्छा उसके बाद टोटल करेंट एसेट, मतलब वो जो था ऊपर, ठीक है, उसका टोटल हुआ है 30,50,000। ऊपर हम लोगों ने जो भी डेटा पढ़ा, डेटर था, कैश था, ये सब जो भी था, स्टॉक था, टोटल और प्रीपेड एक्सपेंस मिला के है 30,50,000। करेंट लाइबिलिटी नाम कुछ नहीं अलग से, टोटल बता दिया है 10 लाख।
10% डिवेंचर जो है ये है 16 लाख, ये लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी हो जाता है। इक्विटी शेयर कैपिटल 20 लाख। रिटेन्ड अर्निंग जो इक्विटी शेयर का ही पार्ट होता है, मतलब रिटेन्ड अर्निंग मतलब जो इक्विटी शेयर होल्डर के लिए अवेलेबल होता है, मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स से डिविडेंड प्रेफरेंस डिविडेंड देने के बाद उसे रिटेन्ड अर्निंग बोलते हैं। अच्छा, यानी प्रॉफिट। और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2011। अब यहाँ कुछ प्रॉफिट का डेटा दिया है। सेल्स टोटल है 40 लाख और ब्रैकेट में लिख दिया है कि कैश सेल है 20%, यानी ये पूरे सेल का 20% कैश है, तो 80% हो जाएगा क्रेडिट। लेस क्या होना चाहिए, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, जिसे हम लोग डायरेक्ट कॉस्ट भी बोलते हैं। ये माइनस करने से हम लोग को ग्रॉस प्रॉफिट मिलता है, ये दोनों ट्रेडिंग का पार्ट होता है। तो डायरेक्ट कॉस्ट जो है वो है, मतलब सीओजीएस जो है वो 28 लाख है, माइनस करने के बाद प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, मतलब पीबीआईटी या फिर ईबीआईटी, ये ईबीआईटी है। इंटरेस्ट बिफोर सॉरी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स 12 लाख, ठीक है। यहाँ पर ऑपरेटिंग एक्सपेंस नहीं दिया है, डायरेक्ट इसी को ईबीआईटी मान लिया है। उसके बाद यहाँ से जैसे इंटरेस्ट लेस किया जाता है, इंटरेस्ट 1,60,000, जैसे इंटरेस्ट चला गया तो मिल जाएगा पीबीटी, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, फिर टैक्स लेस हो जाएगा तो मिल गया प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ये सब दिया हुआ है इंफॉर्मेशन। और हम लोग को क्वेश्चन क्या बताया है, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट quick ratio, debt equity ratio, return on capital employed and average collection period assuming 360 days in a year। तो हम लोग को क्विक रेशियो, डेप्ट इक्विटी रेशियो, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, एवरेज कलेक्शन पीरियड, ये सब कैलकुलेट करने के लिए बताया है। तो क्विक रेशियो का फॉर्मूला तो अभी मैंने बताया था, देखो क्विक रेशियो मतलब क्या होता है। क्विक रेशियो मतलब करेंट एसेट माइनस इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय करेंट लाइबिलिटी, ये ही मेन होता है। और किसी किसी जगह में लेस प्रीपेड एक्सपेंस और लेस बीओडी होता है। अब दोनों लेंगे तो आंसर क्या है, अलग आ जाएगा। अब क्विक रेशियो हम लोग को कैलकुलेट करना है करेंट एसेट माइनस इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय करेंट लाइबिलिटी। अब हम लोग चेक करेंगे कि कितना करेंट एसेट है, कितना करेंट लाइबिलिटी है। और करेंट लाइबिलिटी तो यहाँ पर दिया हुआ है टोटल करके, ये देखो करेंट एसेट में क्या है, कैश 1,60,000, सन्ड्री डेटर क्या है, सन्ड्री डेटर है 4 लाख, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट 3,20,000, स्टॉक है 21,60,000, प्रीपेड एक्सपेंस 10,000 इंक्लूड करके है, करेंट एसेट दिया हुआ है 30,50,000 और करेंट लाइबिलिटी 10 लाख। तो 30,50,000 एक बार लिख लेते हैं क्योंकि मैंने करेंट एसेट लिख दिया है। तो 30,50,000 माइनस यहाँ पर करना है हम लोगों को इन्वेंट्री, और अगर हम लोग प्रीपेड एक्सपेंस चाहे तो वो भी लेंगे तो आंसर अलग आएगा, बिना प्रीपेड एक्सपेंस के करेंगे तो आंसर अलग आएगा। तो इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंस का वैल्यू एक बार चेक कर लेते हैं। इन्वेंट्री का वैल्यू जो है, प्रीपेड एक्सपेंस का वैल्यू है 10,000, प्रीपेड एक्सपेंस है 10,000 और इन्वेंट्री है 21,60,000 माइनस प्रीपेड एक्सपेंस है 10,000 और करेंट लाइबिलिटी जो है 10 लाख। 10 लाख, करेंट लाइबिलिटी है 10 लाख। बस अब कैलकुलेट कर लो तो क्विक रेशियो आ जाएगा, कैलकुलेट करके देखो कितना आ रहा है। 0.88। 0.88 is to 1। हाँ 0.88 is to 1। तो इसका आंसर देख लो, कैलकुलेट करके आएगा 0.88 is to 1। करेंट एसेट से मैंने इन्वेंट्री प्रीपेड एक्सपेंस दोनों लेस किया, अगर प्रीपेड एक्सपेंस नहीं लेते हो तो आंसर कुछ अलग आएगा।
लेकिन मैंने यहाँ पर प्रीपेड एक्सपेंस लेके किया है, तो आंसर आएगा 0.88:1। अब देखते हैं नेक्स्ट कौन सा रेशियो पूछा है। अच्छा, नेक्स्ट पूछा है देखो डेब्ट इक्विटी रेशियो। तो डेब्ट इक्विटी रेशियो कैलकुलेट करो तुम लोग। 0.88:1। अब हम लोग देखेंगे डेब्ट इक्विटी रेशियो। डेब्ट इक्विटी रेशियो का मतलब होता है डेब्ट बाय इक्विटी। डेब्ट इक्विटी रेशियो का मतलब होगा डेब्ट बाय इक्विटी। यहाँ पर कर सकते हैं डेब्ट डिवाइडेड बाय इक्विटी। और डेब्ट मतलब लोन, इक्विटी मतलब प्रोप्राइटर्स फंड। अब देखो डेब्ट कितना है, क्वेश्चन में देखो डेब्ट कितना है। 10% डिवेंचर दिया हुआ है 16 लाख, और तो कोई डेब्ट है ही नहीं। करेंट लाइबिलिटी तो ये तो लॉन्ग टर्म डेब्ट होता है ना, तो 16 लाख 10% डिवेंचर, डेब्ट यहाँ पर 82 है, 10% डिवेंचर जिसका वैल्यू है 16 लाख। और इक्विटी मतलब हमेशा होता है इक्विटी प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। तो इक्विटी कितना है 20 लाख, और रिजर्व एंड सरप्लस मतलब रिटेन अर्निंग जो होता है वो प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट रिजर्व एंड सरप्लस के अंडर ही आता है। तो इसका वैल्यू चेक कर लेते, इसका वैल्यू है 8 लाख, इसका वैल्यू है 8 लाख। तो प्लस 8 लाख, तो 16 लाख डिवाइडेड बाय 28 लाख। तो देखो क्या आंसर आता है। पॉइंट 571428 ऐसे करके। अच्छा 0.57 4:7। अच्छा 4:7 भी लिख सकते हैं। 4 4 16, 4 7 28। तो 4:7 या फिर 0.57 और भी कुछ डेटा है (1). ये हो जाएगा डेब्ट इक्विटी रेशियो। अच्छा नेक्स्ट देखो क्या बोला है। नेक्स्ट बोला है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। नेक्स्ट है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब क्या होता है, कितना कैपिटल हम लोगों ने लगाया और कितना हम लोगों को रिटर्न आया। तो इसका फॉर्मूला है EBIT मतलब अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, वही तो कैपिटल लगा के आया है, डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। तो EBIT जो है वो तो क्वेश्चन में यहाँ पर जो कैलकुलेशन इन लोगों ने किया, ये जो टेबल बना हुआ है इसमें ही दिख जाएगा हम लोगों को। देखो EBIT ये रहा प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। EBIT है 12 लाख। EBIT हम लोग लिखेंगे 12 लाख, तो यहाँ लिख देते हैं 12 लाख। ये रहा वो PBIT EBIT एक ही बात है, मैंने यहाँ समझाया भी था। और कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब बिजनेस में टोटल कितना कैपिटल लगाया गया है। अब कैपिटल कितना है ये तो बैलेंस शीट से ही पता चलेगा। अब कैपिटल कितना हो जाएगा, देखो कैपिटल क्या क्या है। यहाँ पर डिबेंचर है 16 लाख, इक्विटी शेयर 20 लाख और रिटेन अर्निंग 8 लाख, यही तो है कैपिटल। लोन कैपिटल और ओन कैपिटल, ओन है इक्विटी 20 प्लस रिटेन अर्निंग क्योंकि वो इक्विटी का ही पार्ट होता है। तो 20 लाख प्लस 8 लाख ये तो एक जगह पे हो गया, प्लस जो लोन लिया है हम लोगों ने वो है 16 लाख। तो 20 लाख प्लस 8 लाख प्लस 16 लाख, इस तरह से तुम लोग को कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो देखो 44 लाख 44 लाख। अच्छा तो 12, 3:11। अच्छा 3:11। तो ये रहा 12 लाख डिवाइडेड बाय 44 लाख। तो अच्छा ये लेकिन परसेंटेज में होता है, ठीक है। रिटर्न हमेशा परसेंटेज पे कैलकुलेट करना चाहिए, तो परसेंटेज कैलकुलेट करना पड़ेगा, into 100 करके कैलकुलेट करना पड़ेगा। 27.27 27.2 हाँ 27.27%। ये हो गया रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। और एक फॉर्मूला भी होता है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का, किसी किसी जगह पे ये फॉर्मूला यूज हुआ होगा तो आंसर उस तरह से आएगा, एवरेज टोटल एसेट
मतलब ये कैपिटल के ऊपर है रिटर्न, मतलब बैलेंस शीट का दो साइड होता है, एक एसेट और एक लाइबिलिटी। ये जो रिटर्न है वो अकॉर्डिंग टू लाइबिलिटी किया हुआ है। अगर क्योंकि टोटल एसेट इक्वल टू टोटल लाइबिलिटी होता है, इसीलिए हम लोग एसेट को लिख के भी कर सकते हैं। तो अगर उस तरह से करेंगे तो ईबीआईटी से हम लोग को टैक्स माइनस करना पड़ेगा। तो ईबीआईटी कितना है, 12 लाख है, और टैक्स देखते हैं कितना है, और एवरेज टोटल एसेट चेक करना पड़ेगा। तो ईबीआईटी और टैक्स एक बार चेक कर लेते हैं कितना है। टैक्स है 30%, टैक्स दिया हुआ है 30%, तो 30% हम लोगों को यहाँ से माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि ईबीआईटी इंटू 1 माइनस टी का मतलब होता है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आफ्टर, मतलब अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स से सिर्फ टैक्स लेस करना है। तो टैक्स है 1 माइनस 0.30, तो कितना हो जाएगा ये देखो, 12 लाख इंटू 0.70 डिवाइडेड बाई, अब टोटल एसेट कितना है ये देखना पड़ेगा। टोटल एसेट कितना होगा कैसे पता चलेगा, क्योंकि फिक्स्ड एसेट तो दिया नहीं है यहाँ पर, टोटल करंट एसेट दिया है, लेकिन लाइबिलिटी जो है वो पूरा दिया हुआ है, करंट लाइबिलिटी और लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी एंड कैपिटल। तो टोटल एसेट इक्वल टू अगर टोटल लाइबिलिटी होता है तो हम लोग इसे ऐड करेंगे तो हम लोग को मिल जाएगा। करंट लाइबिलिटी कितना है 10 लाख, डिवेंचर कितना है 16 लाख, इक्विटी शेयर कैपिटल कितना है 20 लाख, और रिटेन अर्निंग कितना है 8 लाख। तो टोटल करो कितना होता है। क्योंकि टोटल एसेट इक्वल टू तो टोटल लाइबिलिटी होता है ना, ये देखो समझ में आया कि नहीं, टोटल एसेट इक्वल टू होता है टोटल लाइबिलिटी। एसेट साइड में सिर्फ और सिर्फ करंट एसेट का वैल्यू दिया हुआ है 30,50,000, तो हम लोग कैसे कैलकुलेट करें टोटल एसेट कितना होता है, लेकिन ये इक्विवेलेंट टू टोटल लाइबिलिटी होगा, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, करंट एसेट, और यहाँ पर देखो करंट एसेट है 30,50,000, और टोटल करंट एसेट इक्वल टू होता है टोटल लाइबिलिटी। तो टोटल लाइबिलिटी हम लोग को पता है, देखो करंट लाइबिलिटी 10 लाख, 10% डिवेंचर यानी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी 16 लाख, और इक्विटी और रिटेन अर्निंग मिला के 28 लाख। तो ये सारा मिला के हो गया टोटल लाइबिलिटी, तो जितना टोटल लाइबिलिटी होगा उतना ही टोटल एसेट होगा। तो टोटल एसेट कितना हो जाएगा 10 लाख 54 लाख। हाँ 54 ना, यस मैम। हाँ तो डिवाइडेड बाय 54 लाख, तो देखो कितना हो रहा है, ये हो जाएगा 8.4 डिवाइडेड बाय 54, 12 लाख इंटू 0.70 करो तो 8,40,000 आएगा। ठीक है, मैंने पॉइंट लिखा है वो एल लिख रहा है इस वजह से, तुम लोग अगर कैलकुलेटर में करोगे तो ये 8,40,000 आएगा डिवाइडेड बाय 54 लाख इंटू 100। अब रिटर्न देखो कितना होता है 15.55%। 15.55 करके है, इसीलिए 56% लिख सकते हो, 15.56%। ये टोटल एसेट के ऊपर कितना रिटर्न है वो कैलकुलेट हो गया, और वो था टोटल कैपिटल के ऊपर कितना वो। तो दो आंसर दे सकता है, ये दोनों फॉर्मूला ही यूज होता है। और लास्ट पूछा है एवरेज कलेक्शन पीरियड, लास्ट क्वेश्चन जो है वो पूछा है एवरेज कलेक्शन पीरियड। तो ये रहा सारा डेटा यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ से एवरेज कलेक्शन पीरियड निकालो। एवरेज कलेक्शन पीरियड मतलब क्या होता है, एवरेज कलेक्शन मतलब होता है, कलेक्शन मतलब डेटर, तो डेज यहाँ पर बोला था क्वेश्चन में, शायद डेज एज्यूम करने के लिए देख लेते हैं क्या बोला हुआ था, यहाँ पर कुछ इंफॉर्मेशन था। हाँ यहाँ पर बोला है 360 डेज इन ए ईयर एज्यूम करो, तो ठीक है 360 डेज इन ए ईयर एज्यूम करते हैं, तो 360 डिवाइडेड बाय डेटर टर्नओवर रेशियो। अब इसे इनटू करते हैं एवरेज कलेक्शन पीरियड, ये 360, और डेटर टर्नओवर रेशियो क्या हो जाएगा, और डेटर टर्नओवर रेशियो मतलब होता है क्रेडिट सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज डेटर। अच्छा क्रेडिट सेल हम लोग को मिल जाएगा, सेल्स है 40 लाख, 40 लाख का 20% कैश है, तो क्रेडिट सेल कितना होगा
40 लाख का 20% अगर कैश है तो क्रेडिट सेल हो जाएगा 80%। तो कैलकुलेट करो। DTR इक्वल टू क्रेडिट सेल मतलब हो जाएगा 40, 32 लाख। हाँ 40 लाख इंटू 80% यानी 32 लाख डिवाइडेड बाय एवरेज डेटर। और डेटर क्वेश्चन में दिया हुआ है, डेटर क्वेश्चन में गिवन है, डेटर क्वेश्चन में 32 लाख है, तो इसे भी 32 लाख लिख ही लेते हैं, दिया हुआ तो है 32 लाख। अब इसे कैलकुलेट करके देख लो डेटर टर्नओवर रेशियो कितना आ रहा है। सॉरी डेटर शायद 4 लाख है, 1 मिनट चेक कर लेते हैं। डेटर शायद 4 लाख है। यस मैम 4 लाख। हाँ डेटर है, ये देखो डेटर 4 लाख है, अंदर मैंने गलती से 32 लाख लिख दिया। 8 आ जाएगा। हाँ डेटर हो जाएगा 4 लाख, तो ये हो जाएगा 8 टाइम्स, और ये 8 टाइम्स हो गया तो अब क्रेडिट सेल आ जाएगा। DTR के जगह 8 लिख देंगे इक्वल टू क्रेडिट सेल हम लोग को पता है कितना है 32 लाख, ये वाला जो है अच्छा सॉरी एवरेज कलेक्शन पीरियड निकालना है ना, हम क्या करें 360 डिवाइडेड बाय 8, तो देखो कितना होता है, डायरेक्ट हो जाएगा ये। 45। हाँ 45 यहाँ पर डेज लिखना पड़ेगा बिकॉज हम लोगों ने 360 लिया है जो कि डेज है, तो 45 डेज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट में ये बोल रहा है कि द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेट्स टू बीटा लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2013। नेट वर्किंग कैपिटल 12 लाख, फिक्स्ड एसेट टू प्रोप्राइटर्स फंड 0.75, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर 5 टाइम्स, रिटर्न ऑन इक्विटी 15%, देयर इज नो डेप्ट कैपिटल, मतलब इन लोगों का कोई भी डेप्ट नहीं है, मतलब कैपिटल में कोई भी लोन नहीं है। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट प्रोप्राइटर्स फंड, फिक्स्ड एसेट और नेट प्रॉफिट रेशियो। तो अभी हम लोगों ने जितने सारे भी सम्स किए सारे में सारे ये लगभग ये सारा डेटा हम लोगों ने यूज किया, तो तुम लोग इसे खुद से ट्राई करो और मुझे आंसर बताओ कि प्रोप्राइटर्स फंड, फिक्स्ड एसेट ये सब कितना होगा। प्रोप्राइटर्स फंड, फिक्स्ड एसेट और नेट प्रॉफिट रेशियो क्या होगा ये मुझे बताओ, क्योंकि हम लोगों ने अभी तक जितना भी क्वेश्चन किया है सब में ये सब हम लोगों ने यूज किया है। पहला क्वेश्चन में ही तो हम लोगों ने प्रोप्राइटर्स फंड और फिक्स्ड एसेट जैसे निकाला था वैसे ही करना है तुम लोगों को। 36 लाख और 48। हाँ 36 लाख क्या है बताओ, 36 लाख एक आंसर है, फिक्स्ड एसेट है 36 लाख। फिक्स्ड एसेट है 36 लाख और प्रोप्राइटर्स फंड 48। हाँ प्रोप्राइटर्स फंड 48 लाख, प्रोप्राइटर्स फंड 48 लाख, फिक्स्ड एसेट है 36 लाख, करेक्ट है। और नेट प्रॉफिट रेशियो तो ये देखो फिक्स्ड एसेट टू प्रोप्राइटर्स फंड कितना है 0.75। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, फिक्स्ड एसेट इक्वल टू 0.75 इंटू प्रोप्राइटर्स फंड, तो फिक्स्ड एसेट इक्वल टू 0.75। प्रोप्राइटर्स फंड मतलब इक्विटी होता है, तो एक बार बैलेंस शीट देखोगे तो
बैलेंस शीट इस तरह से होता है, ये मैंने पहले भी समझाया, फिक्स्ड एसेट करंट एसेट दोनों मिला के टोटल इधर, और इधर करंट लायबिलिटी और इक्विटी शेयर कैपिटल। तो ये टोटल जो है इससे ये पोर्शन माइनस कर देंगे तो हम लोग को मिल जाएगा प्रोप्राइटर्स फंड, क्योंकि इक्विटी शेयर मतलब प्रोप्राइटर्स फंड होता है। तो प्रोप्राइटर्स फंड की जगह हम लोग लिख सकते हैं फिक्स्ड एसेट प्लस करंट एसेट, मतलब टोटल एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। तो फिक्स्ड एसेट इक्वल टू 0.75, और फिक्स्ड एसेट और करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी का मतलब ही होता है वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल मतलब होता है करंट एसेट से अगर हम लोग करंट लायबिलिटी पे करने के बाद हम लोग के पास जितना पैसा बचेगा फॉर द पर्पस ऑफ वर्किंग, उसे हम लोग बोलते हैं वर्किंग कैपिटल। तो फिक्स्ड एसेट इक्वल टू 0.75 फिक्स्ड एसेट प्लस 12 लाख इंटू 0.75 9 लाख, ये इस तरह से मल्टीप्लीकेशन कर दिया मैंने। अब ये इधर आ जाएगा तो 1 माइनस ये है फिक्स्ड एसेट, कुछ नहीं है मतलब 1 है, माइनस 0.75 फिक्स्ड एसेट इक्वल टू 9 लाख। तो 0.25 0.25 फिक्स्ड एसेट इक्वल टू 9 लाख। Therefore, fixed asset equal to 9 lakh by 0.25 equal to 36 लाख। तो ये आंसर आ गया फिक्स्ड एसेट का। और प्रोप्राइटर्स फंड हो जाएगा, ये रिलेशन हम लोग यूज कर सकते हैं, ये वाला प्रोप्राइटर्स फंड हो जाएगा फिक्स्ड एसेट डिवाइडेड बाय 0.75, यानी 36 लाख डिवाइडेड बाय 0.75 तो हो जाएगा 48 लाख। ये एकदम फर्स्ट जो क्वेश्चन आज हम लोगों ने किया था उसी बेसिस पे है। अब तुम लोग मुझे ये नेट प्रॉफिट रेशियो बताओ क्या होगा। 12%। हाँ, नेट प्रॉफिट रेशियो होगा 12%। ये भी सही है, नेट प्रॉफिट रेशियो का आंसर हो जाएगा 12%। अच्छा, अब हम लोग ये कैलकुलेट कर लेते हैं नेट प्रॉफिट रेशियो। यहाँ देखो क्या दिया हुआ है, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, हम लोग इससे यूज करेंगे। देखो वर्किंग कैपिटल टर्न ओवर रेशियो, मैंने बोला था टर्नओवर मतलब हमेशा ऊपर क्या लिखना है सेल्स, नीचे क्या लिखेंगे जिस चीज पे टर्नओवर कैलकुलेट कर रहे, एवरेज वर्किंग कैपिटल, एवरेज वर्किंग कैपिटल। अब वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो दे दिया है 5 टाइम्स, सेल्स नहीं पता हम लोगों को, वर्किंग कैपिटल हम लोग को पता है कितना है 12 लाख। तो सेल्स इक्वल टू 12 लाख इंटू 5, 60 लाख। 60 लाख का आ गया सेल्स। और हम लोग को और एक इक्वेशन दिया हुआ है, रिटर्न ऑन इक्विटी दिया हुआ है 15%। तो रिटर्न ऑन इक्विटी का मतलब क्या होता है, इक्विटी पे हम लोग को कितना रिटर्न मिला है, और इक्विटी का पोर्शन क्या होता है, इक्विटी होल्डर का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। और अगर डिविडेंड हो तो पीएटी माइनस प्रेफ डिविडेंड। तो डिविडेंड प्रेफरेंस डिविडेंड तो यहाँ पर कुछ बोला नहीं है। और रिटर्न ऑन इक्विटी है 15%, यानी 15 डिवाइडेड बाय 100। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स नहीं पता हम लोगों को, और हम लोग को बोल रहा है कि इक्विटी, तो इक्विटी कितना होगा, प्रोप्राइटर्स फंड कितना आया था, प्रोप्राइटर्स फंड आया था 48 लाख, यही इक्विटी होता है।
तो यहाँ 48 लाख लिख दो, तो यहाँ से पैट आ जाएगा। ये कैलकुलेट करके देखो पैट कितना आता है, ये कैलकुलेट करके देख लो। यहाँ कर देते हैं 100 इंटू पैट, या फिर उसे 0.15 भी लिख सकते हो तो फटाफट हो जाएगा। 100 इंटू पैट इक्वल टू 48 लाख इंटू 15, तो पैट इक्वल टू 48 लाख इंटू 15 डिवाइडेड बाई 100, तो 0 0 कैंसिल। 15 इंटू 48 लाख कितना होता है देखो। सेवन लाख 20,000, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मिल गया 7 लाख फॉर 20,000। तो नेट प्रॉफिट रेशियो क्या हो जाएगा? नेट प्रॉफिट रेशियो हो जाएगा नेट प्रॉफिट जो कि ये है पैट डिवाइडेड बाय सेल्स। सेल्स अभी हम लोगों ने कैलकुलेट किया था, सेल्स आया था हम लोग का 60 लाख, सेल्स आ गया था 60 लाख इंटू रिटर्न जो है सारा इंटू 100 होता है, तो ये देख लो कितना होगा 12%, तो आ जाएगा 12%। हो गया ये वाला। हेलो, यस मैम। ओके। अब देखो क्वेश्चन नंबर 8। The following accounting information and financial ratios of M Limited relate to the year ended 31st March 2012. Inventory turnover ratio दिया हुआ है 6 times, creditor turnover ratio 10 times, debtor turnover ratio 8 times, करंट रेशियो 2.4, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो 25%। तो टर्नओवर रेशियो किस तरह से याद रखना है मैंने बताया था। इन्वेंट्री टर्नओवर में क्या हो जाएगा? सेल्स बाई एवरेज इन्वेंट्री, बट इन्वेंट्री नॉट रिलेटेड टू सेल, तो सीओजीएस डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा? एवरेज इन्वेंट्री। क्रेडिट टर्नओवर रेशियो में हो जाएगा क्रेडिट परचेज डिवाइडेड बाई हो जाएगा एवरेज क्रेडिटर। डेटा टर्नओवर में हो जाएगा क्रेडिट सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज डेटर। करंट रेशियो मतलब करंट एसेट बाय करंट लायबिलिटी। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो दे दिया है 25%। टोटल सेल्स है 30 लाख, कैश सेल्स 25% ऑफ क्रेडिट सेल। ये वाला पॉइंट टू बी नोटेड है। कैश सेल जो है ये 25% ऑफ क्रेडिट सेल है, लेकिन टोटल सेल नहीं है कि 30 लाख के ऊपर तुम लोग कैलकुलेट कर दोगे। क्रेडिट सेल का 25% कैश सेल है। उसके बाद कैश परचेज 2,30,000, वर्किंग कैपिटल मतलब करेंट एसेट माइनस करेंट लाइबिलिटी 2,80,000। क्लोजिंग इन्वेंट्री इज 80,000 मोर देन ओपनिंग इन्वेंट्री, ये भी देखना पड़ेगा। क्लोजिंग इन्वेंट्री जो है वो 80,000 मोर देन ओपनिंग इन्वेंट्री, मतलब ओपनिंग इन्वेंट्री से 80,000 ज्यादा है। कैलकुलेट करने बोला है एवरेज इन्वेंट्री, परचेज, एवरेज डेटर, एवरेज क्रेडिटर, एवरेज पेमेंट पीरियड, एवरेज कलेक्शन पीरियड, करंट एसेट, करंट लाइबिलिटी। ये सब तुम लोग को कैलकुलेट करना है, तो तुम लोग करो। ये सब सारा चीज हम लोगों ने पहले भी कैलकुलेट किया है इस तरह का क्वेश्चन, और आज भी हम लोगों ने एवरेज इन्वेंट्री ये सब कैलकुलेट किया है।
तो पहले बोला है एवरेज इन्वेंट्री, सबसे पहला पॉइंट है एवरेज इन्वेंट्री। अब एवरेज इन्वेंट्री मतलब इन्वेंट्री रिलेटेड टू इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, तो हम लोग इसे यूज करेंगे। तो देखो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो मतलब COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो 6 टाइम्स, COGS कैलकुलेट हो जाएगा क्योंकि सेल बता दिया है, टोटल सेल है 30 लाख और ग्रॉस प्रॉफिट है 25%। तो सेल्स माइनस प्रॉफिट करेंगे तो ही तो मिलेगा COGS। तो COGS कैलकुलेट कर लेंगे बिकॉज सेल्स हम लोग को पता है 30 लाख और प्रॉफिट है 30 लाख पे 25%, क्योंकि जीपी मतलब होता है प्रॉफिट ऑन सेल। तो 30 लाख पे 25%, तो बताओ कितना हो रहा है COGS? 22,50,000। हाँ 22,50,000। तो COGS आ जाएगा 22,50,000। तो एवरेज इन्वेंट्री ये हो जाएगा एवरेज इन्वेंट्री इक्वल टू 3,75,000। हाँ कितना 3,75,000, हाँ 22,50,000 डिवाइडेड बाई 6, तो 3,75,000। तो एवरेज इन्वेंट्री आ गया 3,75,000। तो इसी तरह से तुम लोग को करते जाना है आगे। फिर बोला है परचेज, तो अब कोशिश करो परचेज कैलकुलेट करने का। $23,30,000। परचेज हाँ हाँ 23,30,000। देखो परचेज किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं हम लोग। परचेज का मतलब क्या होता है, ये देखो हम लोग COGS का क्या मतलब जानते हैं। देखो ये इस तरह से भी हम लोग कर सकते हैं। हम लोग जानते हैं COGS मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का मतलब होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। COGS मतलब होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो हमारे पास पहले से जितना स्टॉक था, हम लोगों ने जितना खरीदा, यानी टोटल हम लोग के पास अवेलेबल ऑफ गुड्स फॉर सेल लेस जो हम लोगों ने बेचा नहीं क्लोजिंग स्टॉक, तो हम लोग को ये पता चल जाएगा हम लोगों ने कितना सेल किया, दैट इज COGS। अब COGS हम लोग का पहले ही वैल्यू निकल के आ गया है, वो है 22,50,000। इसके पहले हम लोगों ने COGS कैलकुलेट कर लिया है 22,50,000। ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक के अंदर एक रिलेशन दिया हुआ था कि क्लोजिंग इन्वेंट्री जो है वो 80,000 मोर देन ओपनिंग इन्वेंट्री है। तो अगर ओपनिंग इन्वेंट्री को हम लोग x मान लेते हैं तो क्लोजिंग इन्वेंट्री कितना हो जाएगा। क्लोजिंग इन्वेंट्री 80,000 ज्यादा है तो x प्लस कितना हो जाएगा 80,000, x प्लस 80,000। तो ये अगर हम लोग एज्यूम कर लेते हैं, इसे यहाँ पुट कर सकते हैं। ओपनिंग स्टॉक या इन्वेंट्री में लिखेंगे x, परचेज को परचेज ही लिखेंगे और क्लोजिंग इन्वेंट्री को लिख देंगे x प्लस 80,000।
क्लोजिंग को लिख देंगे x प्लस 80,000। अब इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 22,50,000 इक्वल टू x प्लस परचेज माइनस x माइनस 80,000। तो x और x कैंसिल हो गया, तो परचेज कैलकुलेट करो। परचेज किस तरह से कैलकुलेट करोगे? 22,50,000 प्लस 80,000, 80,000 इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो गया? परचेज। तो टोटल करो, 23,30,000 हो जाएगा परचेज। 23,30,000 हो जाएगा परचेज। तो एवरेज इन्वेंट्री हो गया, परचेस हो गया। अब कैलकुलेट करो एवरेज डेटर, और डेटर के लिए हम लोग को क्या यूज करना चाहिए? डेटर टर्नओवर रेशियो, दैट इज 8 टाइम्स। इसे यूज करो तो डेटर कैलकुलेट हो जाएगा। Average dated 291250. एवरेज डेटर 2 नहीं, एक मिनट देखते हैं। दीदी एवरेज डेटर 3 लाख एवरेज डेटर 3 लाख, हाँ अच्छा। एवरेज डेटर 3 लाख आएगा। ये देखो इस तरह से करेंगे, एवरेज डेटर 3 लाख आएगा। डेटर टर्नओवर रेशियो इक्वल टू क्रेडिट सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज डेटर। तो डेटर टर्नओवर रेशियो कितना दिया हुआ है? 8 टाइम्स। क्रेडिट सेल देखना पड़ेगा कितना है, डिवाइडेड बाय एवरेज डेटर। अब क्रेडिट सेल के ऊपर भी एक रिलेशन मैंने यहाँ बोला था, कैश सेल 25% ऑफ क्रेडिट सेल। तो क्रेडिट सेल अगर हम लोग 100 मान लेते हैं, 100 भी मान सकते हो, x भी मान सकते हो, तो कैश सेल कितना हो जाएगा? 100 इंटू 25% इक्वल टू 25, क्योंकि यहाँ पर बता दिया है कैश सेल जो है वो क्रेडिट सेल का 25% है। तो टोटल सेल कितना हो गया? इस बेसिस पे अगर हम लोग टोटल सेल्स लिखेंगे तो क्रेडिट का 100 और कैश का 25, यानी 125 हो जाएगा टोटल सेल। अब यहाँ पर टोटल सेल दे के रखा है 30 लाख, तो हम लोग ये बता सकते हैं इस तरह से कि 30 लाख इक्विवेलेंट टू 125 है। तो हम लोग को अगर क्रेडिट सेल चाहिए तो 100 इक्विवेलेंट टू कितना होगा? मतलब इस तरह से लिखेंगे तो इजी हो जाएगा। 125 इक्वल टू अगर 30 लाख है तो 100 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 30 लाख डिवाइडेड बाय 125 इंटू 100। 30 लाख डिवाइडेड बाय 125 इंटू 100 कितना होता है? देखो 6 लाख। 6 लाख। तो ये हो गया 6 लाख। तो दीदी 100, हाँ বলছি যে দিদি তোমার এভারেজ ক্রেডিটরটা 2,53,000 देख 2,10,000। मैम 24 लाख होगा, আমার 6 लाख পারচেজটা কত হয়েছিল? পারচেজটা তো এই যে ক্যালকুলেট করে দিলাম তো 23,30,000 না কত এসেছিল टोटल। আচ্ছা আমার একটু ওই দিকে কনফিউজ। আচ্ছা तो क्रेडिट सेल कितना आ गया? क्रेडिट सेल 6 लाख हो गया। अब हम लोग यहाँ नहीं से मैम, एवरेज, 24 लाख होगा। 24 लो, मैंने 6 लाख अच्छा माइनस करके। 24 लाख, ओके। तो 24 लाख लिख दो। एवरेज डेटर कितना आ जाएगा फिर? एवरेज डेटर हो जाएगा 24 लाख डिवाइडेड बाय 8। तो कितना हो जाएगा? 24 लाख डिवाइडेड बाय 8, 3 लाख। तो इस तरह से आंसर आ जाएगा हम लोगों का। डेटर का जो है वो 3 लाख आ जाएगा।
अब तुम लोग को कैलकुलेट करना पड़ेगा एवरेज क्रेडिटर, जिसके लिए तुम लोग यूज करोगे क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो। हाँ होएगा 2,10,000। हम्म क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो इक्वल टू क्रेडिट परचेज होता है। अगर कोई सिर्फ परचेज से करेगा तो गलत हो जाएगा। क्रेडिट परचेज डिवाइडेड बाय एवरेज क्रेडिटर। क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो है 10 टाइम्स। क्रेडिट परचेज कैसे कैलकुलेट करेंगे? टोटल परचेज हम लोग का कैलकुलेट होके आया था 23,30,000, ये हम लोग पहले कैलकुलेट कर चुके हैं। और यहाँ पर कैश परचेज बता दिया है 2,30,000, तो क्रेडिट परचेज कितना होगा? माइनस कर दो, 23,30,000 से 2,30,000 को माइनस कर दो तो कितना आता है देखो, 21 लाख आ जाएगा। 21। तो हाँ, डिवाइडेड बाय एवरेज क्रेडिटर। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लो, 10 इंटू एवरेज क्रेडिटर इक्वल टू 21 लाख। तो एवरेज क्रेडिटर इक्वल टू 21 लाख डिवाइडेड बाय 10, तो आंसर आ जाएगा 2,10,000। ये हो गया एवरेज क्रेडिटर का आंसर। अब कैलकुलेट करना है एवरेज पेमेंट पीरियड। पेमेंट किसको करेंगे? क्रेडिटर को। तो इसके बाद ही हम लोग कर सकते हैं। एवरेज पेमेंट पीरियड मतलब क्रेडिटर को करना है, तो एवरेज पेमेंट पीरियड का फॉर्मूला होता है, डेज में अगर कैलकुलेट करेंगे, यहाँ तो कुछ मेंशन किया नहीं है तो हम लोग डेज ही लेंगे, कुछ नहीं बोलेगा तो डेज में करेंगे। 365 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो। और क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो तो हम लोग को गिवन है, क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो कितना दिया हुआ है? 10। तो कैलकुलेट कर लो, ये तो सबसे इजी है। तो कितना हो जाएगा? 36.5। 36.5 डेज। डेज लिखना पड़ेगा। ये हो गया 30, यहाँ लिख देते हैं 36.5 डेज। सॉरी, हाँ ये पेमेंट ठीक है। अब एवरेज कलेक्शन पीरियड। एवरेज कलेक्शन मतलब हो जाएगा, एवरेज कलेक्शन पीरियड, अब कलेक्शन मतलब हो जाएगा 365 डिवाइडेड बाय हो जाएगा डेटर टर्नओवर रेशियो। अब 365 और डेटर टर्नओवर रेशियो हम लोग को गिवन है 8, तो डिवाइड करो 365 डिवाइडेड बाय 8, तो देखो कितना आता है। 45.625। अच्छा, 45.625 डेज। अब इसको चाहो तो तुम लोग अप्रोक्स में लिख सकते हो 47 डेज, क्योंकि ये पॉइंट के बाद 6 है। वैसे इसको भी लिख सकते हो 37 डेज, क्योंकि पॉइंट के बाद 5 है। तो ये 37 डेज और ये हो जाएगा 47 डेज। इस तरह से लिख सकते हैं एवरेज पेमेंट पीरियड, एवरेज कलेक्शन पीरियड। और लास्ट में है करेंट एसेट और करेंट लायबिलिटी। तो करेंट एसेट और करेंट लायबिलिटी के लिए तो हम लोग करेंट रेशियो यूज करेंगे। तो करेंट रेशियो यूज करो तो करेंट एसेट करेंट लायबिलिटी आ जाएगा। मैम करंट एसेट 4,80,000 करेंट एसेट 4,80,000 और करंट लाइबिलिटी 2,00,000। हाँ, करेंट लायबिलिटी 2,00,000। तो करेंट रेशियो मतलब क्या होता है? करेंट एसेट डिवाइडेड बाय करेंट लायबिलिटी। तो करेंट रेशियो कितना है? 2.4 इक्वल टू करेंट एसेट बाय करेंट लायबिलिटी। तो 2.4 करेंट लायबिलिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा? करेंट एसेट। अब वर्किंग, अब क्या है, क्या इंफॉर्मेशन है देखते हैं। वर्किंग कैपिटल दे दिया है 2,80,000, मतलब करेंट एसेट माइनस करेंट लायबिलिटी है 2,80,000। तो यहाँ से हम लोग वो रिलेशन पुट कर सकते हैं, 2.4 करेंट लायबिलिटी माइनस करेंट लायबिलिटी इक्वल टू 2,80,000। तो 1.4 करेंट लायबिलिटी इक्वल टू 2,80,000। तो करेंट लायबिलिटी इक्वल टू 2,00,000।
करेंट लायबिलिटी इक्वल टू हो गया 2 लाख। इसे सॉल्व करोगे तो देखोगे 2 लाख ही आएगा आंसर। और करेंट लायबिलिटी तो कैलकुलेट हो गया 2 लाख, तो करेंट एसेट भी कैलकुलेट हो जाएगा, दैट इज 2.4 इंटू करेंट लायबिलिटी, दैट इज 2 लाख। 4,80,000 होगा करंट एसेट। हाँ 4,80,000 करेंट एसेट। तो करेंट एसेट भी कैलकुलेट हो गया, करेंट लायबिलिटी कैलकुलेट हो गया। वैसे तो इजी है, लेकिन ये पॉइंट तो जो है इसमें बहुत कंफ्यूजन हो जाता है। ये ध्यान नहीं रखोगे तो डायरेक्ट टोटल सेल के ऊपर 25% लगा दोगे कि कैश सेल 25% और इस पे कैलकुलेट कर दोगे, गलत हो जाएगा। ये एक मतलब गलत होने का चांस रहता है, तो कितने परसेंटेज पे है वो देखना है, मतलब क्रेडिट सेल के ऊपर या टोटल सेल के ऊपर। और दूसरा यहाँ पर क्लोजिंग इन्वेंट्री इज 80,000 मोर देन द ओपनिंग इन्वेंट्री। तो इसके ऊपर किस तरह से ट्रीटमेंट करेंगे कि कौन सा ज्यादा है। जैसे कभी कभी गलत हो जाता है, कोई कोई क्लोजिंग इक्वल टू एक्स मान लेता है, समझ में नहीं आता है, तो यहाँ पर पढ़ के देखना पड़ेगा क्या लिखा हुआ है कि क्लोजिंग इन्वेंट्री जो है वो ओपनिंग इन्वेंट्री से ज्यादा है। तो ओपनिंग इन्वेंट्री को हम लोग एक्स या 100 मानेंगे, तो क्लोजिंग इन्वेंट्री को 100 मान के यहाँ कर नहीं सकते क्योंकि ये परसेंटेज पे नहीं है, तो फिर हम लोग को एक्स ही लेना पड़ेगा अमाउंट बेसिस पे। तो ये हो गया है सबका। है दीदी। अच्छा अब देखो हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 पहले करेंगे, और ये जो है ये एक फॉर्मूला से होगा, फॉर्मूला हम बता देंगे और फॉर्मूला किस तरह से आया है वो आज लिखा देंगे और ये नेक्स्ट दिन डिस्कस कर देंगे। तो देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, MNP लिमिटेड हैज मेड plans for the next year 2010-11. It is estimated that the company will employ total asset 25 lakh, 30% of the asset being financed by debt at an interest cost of 9%. टोटल एसेट का 25 लाख जो है, सॉरी टोटल एसेट है 25 लाख, 30% ऑफ द एसेट जो है वो फाइनेंस बाय डेब्ट है। मतलब एसेट जो हम लोगों ने रिसोर्स, मतलब एसेट मतलब तो रिसोर्स हो गया, जो हम लोगों के पास है वो डेब्ट कैपिटल से है 30%। इसका मतलब बाकी ओन कैपिटल है जो वो 70% है। एट एन इंटरेस्ट कॉस्ट ऑफ 9%, मतलब डेप्ट जो है, डेप्ट मतलब लोन, लोन का इंटरेस्ट क्या है 9% पर एनम। द डायरेक्ट कॉस्ट फॉर द ईयर आर एस्टिमेटेड एट 15 लाख। डायरेक्ट कॉस्ट जो है मतलब जो ट्रेडिंग में होता है वो वाला कॉस्ट 15 लाख। एंड ऑल अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंस, और बाकी जो भी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है वो एस्टिमेटेड है 2,40,000, मतलब पीएल में जो होता है। सेल्स रेवेन्यू है 22,50,000, टैक्स रेट है 40%। रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट करना है तुम लोगों को नेट प्रॉफिट मार्जिन, रिटर्न ऑन एसेट, एसेट टर्नओवर, रिटर्न ऑन इक्विटी, ये कैलकुलेट करना है, तो इसको कैलकुलेट करो। तो देखो जिस तरह से पूछा है ना, प्रॉफिट मार्जिन, एसेट टर्नओवर, रिटर्न ऑन इक्विटी, तो तुम लोग को क्या कैलकुलेट करना चाहिए, पैट कैलकुलेट कर लेना चाहिए। मतलब सेल्स जो है उससे डायरेक्ट कॉस्ट लेस कर दो तो जीपी आ जाएगा, फिर उससे ऑपरेटिंग एक्सपेंस लेस कर दो तो ईबीआईटी, उससे इंटरेस्ट लेस करो, फिर टैक्स लेस करो, इस तरह से पैट मिल जाएगा। पैट मिलने से तुम लोग नेट प्रॉफिट मार्जिन कर सकते हो। अब उसका दो फॉर्मूला ही कर सकते हो, लास्ट दिन मैंने बताया था दो फॉर्मूला होता है। एक होता है पैट बाय सेल्स इनटू, मतलब नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100 होता है, और एक नेट प्रॉफिट से टैक्स लेस करके भी होता है। रिटर्न ऑन एसेट उसे भी कैलकुलेट कर सकते हो, और एक एसेट टर्नओवर, तो तीनों ही कैलकुलेट कर सकते हो, फॉर्मूला तीनों ही आता है।
बताओ कितना होगा नेट प्रॉफिट मार्जिन? ये पैटटा की 409500। ना 2,65,500। मैम 13.6। हाँ 13.6%, नेट प्रॉफिट मार्जिन 13.6%। तो सबसे पहले हम लोगों को वो जो है ईबीआईटी वो सब कैलकुलेट कर लेना चाहिए। तो सेल्स दिया हुआ है देखो 22,50,000। तो सेल से सबसे पहले क्या लेस करते हैं? डायरेक्ट कॉस्ट, या फिर जिसे सीओजीएस बोलते हैं। तो डायरेक्ट कॉस्ट जो है वो है 15 लाख। तो 15 लाख माइनस कर दो जो ट्रेडिंग का पार्ट होता है। तो इससे हम लोग को मिल जाता है ग्रॉस प्रॉफिट। अभी ये माइनस करके देखो कितना हो रहा है ग्रॉस प्रॉफिट। 750। 7,50,000। अब इससे माइनस कर दो ऑपरेटिंग एक्सपेंस जो होता है वो दिया हुआ है 2,40,000। तो माइनस कर दो 2,40,000 आ जाएगा ईबीआईटी। इसे ही बोलते हैं ईबीआईटी। तो ईबीआईटी आ जाएगा 5,10,000। अब ईबीआईटी से सबसे पहले देंगे हम लोग, ईबीआईटी से लेस करेंगे इंटरेस्ट। इंटरेस्ट यहाँ पर कैलकुलेट करना पड़ेगा। 67,500। इंटरेस्ट हो जाएगा 9% लगाना है, लेकिन कितना है? डेप्ट कितना है बताओ? दीदी 25 লাখের ওপরে 30% इंटू 9%। 25 लाख है टोटल एसेट। तो टोटल एसेट जो है ये डेप्ट से 30% किया हुआ है। तो ये जो अमाउंट है इसका 30% डेप्ट से रेज हुआ है। तो इसका 30% लगाओ तो कितना होगा? 7,50,000। इसका 30% हो जाएगा 7,50,000। यानी इतना डेप्ट है। अब इसके ऊपर कितना इंटरेस्ट लगाना है? 9%। तो इंटरेस्ट हो जाएगा 7,50,000 पे 9%। तो कैलकुलेट करो, यहाँ पर इंटरेस्ट का वैल्यू आएगा 67,500। लेस कर दो तो मिलेगा ईबीटी। देखो कितना आता है। दीदी প্যাটটা হলো 265500। हम्म আমি ওই 2,40,000টা মাইনাস করতে ভুলে গেছিলাম, ওই জন্য ভুল হয়ে গেছিল। 4,42,500। देखो ईबीटी क्या है? 4,42,500 आ गया ईबीटी। अब ईबीटी के नीचे क्या लिखेंगे? टैक्स। लेस कर दो टैक्स के नीचे। ईबीटी जो है उसके नीचे ही तुम लोग को लिखना है 4,42,500 लेस कर दो टैक्स। टैक्स कितना परसेंट है? 40%। तो इसके ऊपर 40% लगा दो। 1,70,000। 1,77,000। हाँ तो फिर पैट पैट आ जाएगा देखो 265500। 2,65,500। अब ये मिल गया हम लोगों को। अब हम लोग इससे ये जो है ये रेशियो कैलकुलेट कर सकते हैं। सबसे पहले करते हैं नेट प्रॉफिट मार्जिन। तो अगर नेट प्रॉफिट मार्जिन मतलब होता है नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100। और नेट प्रॉफिट मतलब होता है, अगर क्वेश्चन में टैक्स दिया हुआ है तो ईबीआईटी जो है वही नेट प्रॉफिट होता है, क्योंकि यही होता है पीएल का पार्ट। 1 माइनस टी कर देंगे, मतलब आफ्टर टैक्स निकल जाएगा, डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100। अब इसे कैलकुलेट करोगे। ईबीआईटी है 5,10,000 और टैक्स देना पड़ेगा 40%। तो कितना बच जाएगा? 60%। तो तुम लोग डायरेक्ट 5,10,000 का 60% भी कर सकते हो। डायरेक्ट 5,10,000 का 60% भी कर सकते हो। तो उससे आंसर आ जाएगा। तो 5,10,000 इंटू 60% डिवाइडेड बाई सेल्स है 22 लाख, नहीं हाँ 22,50,000 इंटू 100। तो देखो कितना होता है। 13.6%। हाँ 13.6%। ये हो गया नेट प्रॉफिट मार्जिन।
और रिटर्न ऑन एसेट, रिटर्न ऑन एसेट क्या होगा देखो, रिटर्न ऑन एसेट मैंने लिखा था पैट बाय टोटल एसेट इनटू 100, और लास्ट क्लास मतलब इसके पहले जो क्लास हुआ था उसमें भी मैंने बोल दिया था, और एक रेशियो भी हम लोग यूज कर सकते हैं, दैट इज नेट इनकम डिवाइडेड बाय एवरेज टोटल एसेट। तो दोनों से ही कैलकुलेट कर सकते हो। रिटर्न ऑन एसेट एक तो होगा पैट बाय टोटल एसेट इनटू 100, तो पैट आया है हम लोगों का 2,65,500 डिवाइडेड बाय टोटल एसेट जो है 25 लाख इनटू 100, तो देखो कितना होता है, ये एक होता है। और एक फॉर्मूला होता है ये नेट इनकम, नेट इनकम मतलब होता है EBIT इंटू 1 माइनस टी, EBIT नेट इनकम मतलब 10.62%, अच्छा कितना 10.62%, 62%। अच्छा EBIT 1 माइनस टी टोटल एसेट, EBIT डिवाइडेड बाय एवरेज टोटल एसेट, दैट इज इसको लिख देते हैं टोटल एसेट इनटू 100। ये भी चेक करके देखो कितना होगा। तो EBIT कितना था, EBIT हम लोग का आया था 5 लाख 510। और इसका 60% करके जितना आ रहा है डिवाइडेड बाय 25 लाख इनटू 100, 3,06,000 आ रहा है। 3,06,000 डिवाइडेड बाय 25 लाख इंटू 100, देखो कितना 12.24%। 12.24%, हाँ 12.24%, तो दो आंसर आ गया 12.24%। अगर तुम लोग को याद रहता है तो तुम लोग दोनों ही करके आ सकते हो और देखे 12.24%। उसके बाद है एसेट टर्नओवर रेशियो, एसेट टर्न ओवर, तो एसेट टर्नओवर मतलब टर्नओवर ऊपर चला जाएगा, सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज एसेट्स। अब सेल्स मतलब कितना है, सेल्स मतलब है 22,50,000 और एवरेज एसेट तो कुछ नहीं है, टोटल एसेट ही लिखेंगे, दैट इज 25 लाख। तो इसे डिवाइड करके देखो कितना टाइम्स, ये तो टाइम्स में आंसर होगा, 22,50,000 डिवाइडेड बाय 25 लाख, 0.9 আসছে। हाँ 0.9 टाइम्स, 0.9 टाइम्स हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 0.9 टाइम्स। और लास्ट जो है वो है रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन इक्विटी मतलब होगा इक्विटी होल्डर को क्या रिटर्न मिलता है, पैट से, जो भी मिलेगा पैट से मिलेगा। अगर प्रेफरेंस डिविडेंड है तो लेस प्रेफ डिविडेंड होगा, लेकिन यहाँ पर हम लोग चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं, फिर इसे दिखा देंगे नील, क्योंकि क्वेश्चन में कहीं पर भी प्रेफरेंस शेयर होल्डर के बारे में कुछ नहीं बताया। तो रिटर्न ऑन इक्विटी डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा पैट माइनस प्रेफ डिविडेंड डिवाइडेड बाय ये हो गया इक्विटी इनटू 100। जितना भी रिटर्न है सब में इंटू 100 लिखना है, ये सारा आंसर परसेंटेज में ही होता है। और पैट हम लोग का पहले भी आया है कितना 2,65,500, प्रेफरेंस डिविडेंड कुछ नहीं है, जीरो। इक्विटी, इक्विटी कैसे कैलकुलेट करेंगे, 25 लाख का अगर 30% डेट एसेट से आया है तो 70% कहाँ से आएगा, इक्विटी से आएगा। तो 25 लाख का 70% कर दो, 25 लाख का 70% 17,50,000। 17,50,000, तो 2,65,500 डिवाइडेड बाय 17,50,000, মানে 15.17%। हाँ इंटू 100, 15.17%। तो ये हो गया रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन इक्विटी का ये फॉर्मूला है, इक्विटी पे कितना रिटर्न मिलेगा। और ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है, अभी हम जो नोट लिखवाएंगे वहीं पर हम जो फॉर्मूला देंगे उसी से क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व हो जाएगा। तो हम जो लिखाएंगे वो तुम लोग एक बार घर पे पढ़ लोगे, और नहीं होगा तो हम नेक्स्ट दिन डिस्कस करके फिर क्वेश्चन नंबर 4 करवा देंगे। तो अब थोड़ा सा हम लिखवाएंगे, क्वेश्चन और नहीं करवाएंगे, आज इतना ही क्वेश्चन करवाएंगे। अब थोड़ा नोट जो बाकी है डू पॉन्ट कंपनी वो करवाएंगे।
डुपॉन्ट एनालिसिस बोलते हैं इसे। तो लिखो तुम लोग, DuPont company of the US analyzed ROE यानी रिटर्न ऑन इक्विटी किस तरह से एनालिसिस किया है देखो, एज फॉलोज। ROE इक्वल टू, अभी तो हम लोगों ने किया रिटर्न ऑन इक्विटी, मतलब हम लोगों ने लिखा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय, हम लोगों ने लिखा था प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय, लिखा था रिटर्न ऑन इक्विटी डिवाइडेड बाय इक्विटी लिखा था, ठीक है। और ये लोग लिख रहा है नेट वर्थ, बात एक ही है, जो इक्विटी होता है वही नेट वर्थ होता है। अब इसके जगह हम लोग क्या लिखेंगे, पैट डिवाइडेड बाय सेल्स, सेल्स डिवाइडेड बाय टोटल एसेट इनटू टोटल एसेट डिवाइडेड बाय नेट वर्थ। ये लिखो, जैसे मैंने लिखा इसी तरह से लिखते जाओ। Let us look at each component। मतलब इन लोगों ने जो पैड बाय नेट वर्थ है इसको इस तरह से छोटे छोटे कंपोनेंट में तोड़ लिया है कि प्रॉफिट जो है वो सेल्स के ऊपर क्या रिटर्न दिया है, सेल्स जो है वो टोटल एसेट के ऊपर क्या रिटर्न दिया है, और नेट वर्थ जो है वो मतलब टोटल एसेट जो है वो नेट वर्थ के ऊपर क्या रिटर्न दिया है, जिससे हम लोग को देखो ये सेल कट जाएगा, टोटल एसेट कट जाएगा, क्या बचेगा, पैड बाय नेट वर्थ दैट इज रिटर्न ऑन इक्विटी। अब ये जो अलग अलग कंपोनेंट है इसका मतलब क्या होता है वो हम लोगों को लिखना है। तो ये वाला हो गया, ये जो जितना लिखे ये वाला हो गया, इसे हटा दे। हेलो, हाँ दीदी। है दीदी। अच्छा, पैट डिवाइडेड बाय सेल्स, इसको क्या बोलते हैं, नेट प्रॉफिट मार्जिन। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय सेल्स मतलब ही तो नेट एनपी रेशियो होता है ना, नेट प्रॉफिट मार्जिन रेशियो। अब इसका मतलब क्या होता है देखो, इफ इट्स 20%, अगर ये 20% होता है तो इसका मतलब क्या है, इट मीन्स दैट फॉर एवरी ₹100 of sales incurs cost 80 and is left behind with a profit of ₹20। ये जो 20% है इसका मतलब यही होता है कि हर 100 रुपए पे 20 रुपए प्रॉफिट है और 80 रुपीज का कॉस्ट इनकर्ड है। इन ऑर्डर टू इम्प्रूव दिस, in order to improve this, company can use either product differentiation strategy, that is selling branded product,
मतलब अगर ये 20% से ज्यादा प्रॉफिट कमाना है, अगर इसको इम्प्रूव करना चाहता है इस परसेंटेज को, तो कंपनी को क्या करना पड़ेगा? एक पॉलिसी ऐसा हो सकता है कि वो ब्रांडेड प्रोडक्ट बेचे तो प्रॉफिट ज्यादा कमा सकता है, और कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटेजी, या फिर कॉस्ट को कम करने का स्ट्रेटेजी ले सकता है, दैट इज मास प्रोडक्शन on enjoying economies scales. ये गया पैट बाय सेल्स का मीनिंग। उसके बाद हम लोग जो लिखेंगे, उसके बाद का पॉइंट था देखो, सेल्स बाय टोटल एसेट। ये कौन सा रेशियो है? ये है एसेट टर्नओवर रेशियो। सेल मतलब टर्नओवर होता है, और ऊपर टर्नओवर, नीचे जो रहेगा उसे हम लोग बोलेंगे एसेट टर्नओवर रेशियो। नीचे कुछ और होने से वो टर्नओवर रेशियो हो जाएगा, जैसे डेटर होने से डेटर टर्नओवर रेशियो। अब इसका मतलब क्या है? इट रिप्रेजेंट द एफिशिएंसी ऑफ एसेट यूटिलाइजेशन। ये मैंने पहले भी बताया था। इट रिप्रेजेंट द एफिशिएंसी ऑफ एसेट यूटिलाइजेशन। इससे ये पता चलता है कि एसेट को यूटिलाइज करके हम लोगों ने कितना सेल करवाया। तो इससे बोलते हैं कि मैनेजमेंट का कितना एफिशिएंसी है एसेट को अच्छी तरह से यूज करके सेल करवाने का। और नेक्स्ट जो था वो था टोटल एसेट बाय नेट वर्थ। टोटल एसेट बाय नेट वर्थ, इसे हम लोग कौन सा बोलते हैं? इसे हम लोग बोलते हैं इक्विटी मल्टीप्लायर। लास्ट दिन मैंने लिखाया था। इसका मतलब होता है डूइंग बिजनेस इज हाउ मेनी टाइम्स ओन फंड। हम लोग जो बिजनेस कर रहे हैं उसमें खुद का फंड कितना है, उसे हम लोग बोलते हैं इक्विटी मल्टीप्लायर। अब लिखो, इन फैक्ट टोटल एसेट डिवाइडेड बाय नेट वर्थ इक्वल टू, टोटल एसेट मतलब हम लोग टोटल लाइबिलिटी बोल सकते हैं। टोटल एसेट, एक काम करते हैं इसे थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। टोटल एसेट मतलब टोटल लाइबिलिटी डिवाइडेड बाय नेट वर्थ, और टोटल लाइबिलिटी मतलब हम लोग बोल सकते हैं नेट वर्थ प्लस डेप्ट, नेट वर्थ प्लस डेप्ट, और डिवाइडेड बाय नेट वर्थ। अब इसे अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो नेट वर्थ डिवाइडेड बाय नेट वर्थ प्लस डेप्ट डिवाइडेड बाय नेट वर्थ, तो नेट वर्थ बाय नेट वर्थ कितना हो गया? 1 प्लस डी, और नेट वर्थ मतलब इक्विटी होता है तो 1 प्लस डी बाई ई, ये आ गया 1 प्लस डी बाई ई। इसे सिंप्लीफाई करके ये मिला। Hence, this ratio shows the use of
financial leverage that is debt in business. इससे ये पता चलेगा कि हम लोगों ने बिजनेस में कितना डेप्ट यूज किया है. फिर लिखो नोट इसमें लिखो एंड नहीं लिखो देयर इज एन important relationship between ROE and ROI. रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन एसेट, इन दोनों के अंदर एक रिलेशनशिप है. वो रिलेशनशिप क्या है देखो. ROE रिटर्न ऑन इक्विटी इक्वल टू क्या है, ROI रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट प्लस रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट माइनस इंटरेस्ट इनटू D बाई E यानी डेप्ट बाई इक्विटी इनटू 1 माइनस T इनटू 1 माइनस T. अब इसे लिखो. उसके बाद लेट अस एनालाइज. अब ये कैसे आया ये देखो. लेट अस एनालाइज दिस रिलेशनशिप. स्टेप 1 अनलीवर्ड फर्म दैट इज नो डेप्ट. अनलीवर्ड फर्म मतलब जिस फर्म ने कोई भी लोन नहीं लिया है. हाइफन देके सिंस डेप्ट इक्वल टू 0 वी गेट ROE इक्वल टू. ये फॉर्मूला को हम लोग यूज करेंगे समझने के लिए. देखो अगर अनलीवर्ड फर्म है यानी डेप्ट अगर 0 है तो ये D अगर 0 हो जाएगा, D फॉर डेप्ट, अगर ये 0 हो जाएगा तो ये पूरा इनटू करके क्या हो जाएगा, ये पूरा पोर्शन 0 हो जाएगा. ये पोर्शन, ये जो पोर्शन है ये पूरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा. ये पूरा पोर्शन हो जाएगा 0 क्योंकि D 0 हो जाएगा तो ये इनटू फॉर्म में है तो ये पूरा पोर्शन हो जाएगा 0. तो ये 0 हो जाने से ROE इक्वल टू क्या बचेगा, ROI प्लस 0 और ये बचेगा 1 माइनस टी. तो प्लस 0 नहीं लिखते हैं तो ROI इंटू 1 माइनस टी हो जाएगा अगर फर्म में कोई लोन नहीं लिया है, अगर वो अनलीवर्ड फर्म है तो. उसके बाद देखो क्या होगा. उसके बाद लिखो स्टेप 2 लीवर्ड फर्म. मतलब अगर लोन लिया है तो केस 1 ROI ग्रेटर देन I. इसका मतलब क्या है, दैट इज फर्म generate a return greater than interest. इसका मतलब ये है फर्म का जितना रिटर्न जनरेट हो रहा है, आई स्मॉल आई मतलब इंटरेस्ट होता है, वो इंटरेस्ट से ज्यादा है. उसको लैंग्वेज में लिखा है मैंने, फर्म जनरेट ए रिटर्न ग्रेटर देन इंटरेस्ट. सो ROE will be greater than
ROI into 1 minus T. Which means debt is good. क्योंकि इसका मैंने पहले भी एक एग्जांपल दिखाया था, अगर प्रॉफिट ज्यादा है, रिटर्न ज्यादा है, तो ही डेप्ट गुड होता है, अदरवाइज जितना भी अट्रैक्टेड हो ना क्यू स्कीम, हमेशा डेप्ट गुड नहीं होता है। डेप्ट गुड करने के लिए बिजनेस अच्छा चलना चाहिए, अगर प्रॉफिट अच्छा खासा नहीं हो रहा है तो डेप्ट अच्छा नहीं है। नेक्स्ट केस 2, अगर ROI लेस देन आई हो गया, दैट इज फर्म generates a return less than interest rate on debt, यहाँ भी चाहो तो इंटरेस्ट रेट ऑन डेप्ट लैंग्वेज जोड़ सकते हो। सो ROE will be less than ROI into 1 minus T. Debt is bad, तो डेप्ट हो जाए, डेप्ट सही नहीं होगा अगर हम लोग का जो रिटर्न आ रहा है वो अगर इंटरेस्ट से कम है तो। फिर एक नोट लिखो, द यूज ऑफ लो कॉस्ट डेप्ट in order to increase ROE is known as trading on equity. और इसके बाद ही ये वाला फॉर्मूला लिख लो, जो मैंने लिखा है नहीं ऐसे ही बोला है। इफ यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट पोस्ट टैक्स ROCE, मतलब रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, देन ROCE इक्वल टू तभी होता है EBIT, ये जो फॉर्मूला बाद में बताए थे, EBIT ब्रैकेट में 1 माइनस टी जो पोस्ट टैक्स है, डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड, डिवाइडेड बाय हो जाएगा कैपिटल एम्प्लॉयड। डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। If we look at the formula of ROA यानी रिटर्न ऑन एसेट, दैट इज, जिसका फॉर्मूला मैंने लिखवाया पैट बाय टोटल एसेट, वी विल फाइंड inconsistency in numerators and denominators। तो इसे लिख लो, मैंने थोड़ा बहुत बोला है, लेकिन नेक्स्ट क्लास में हम इसे पूरा समझा देंगे कि डू पॉइंट एनालिसिस क्या है। उसके बाद तुम लोग क्वेश्चन नंबर 4 में जो मैंने फॉर्मूला लिखवाया ROE इक्वल टू, वो फॉर्मूला यूज करके क्वेश्चन नंबर 4 हो जाएगा, लेकिन नेक्स्ट क्लास में हम इसे पूरा फिर से समझा के और क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसे करवा देंगे।
और हम तुम लोग को बाकी जो है और भी रेशियो का कुछ सम्स मुझे करवाना है, उसका हम होमवर्क देंगे। बाकी मैंने तो लगभग सब करवा ही दिया है, और जो होमवर्क देंगे वो तुम लोग करते रहो, उसमें प्रॉब्लम होगा तो बता देंगे। और आई होप कि नेक्स्ट क्लास में हम लोग कोई दूसरा चैप्टर स्टार्ट कर पाए। এই ফোরটার স্ক্রিনশট নিয়ে নেবো। হ্যাঁ নিয়ে নাও। দিদি হ্যাঁ একটু ফোরের ওইটা খোলো একবার কোয়েশ্চেনটা। হ্যাঁ খোলা আছে দেখো। তুমি যেটা লিখেছো ওইটা দেখাচ্ছে আমাকে, ফোরের ওইটা দেখাচ্ছে না। 4 এর এটা দেখাচ্ছে, এই তো 4। ও 4 এর কোশ্চেনটা বলছো দিদি, যে কোশ্চেনটা করার কথা বলছিলে। ও 4 এর কোয়েশ্চেনটা বলছে, আচ্ছা এই তো। হ্যাঁ পেয়েছি। ও আমি ভেবেছি 0.4 বলছো। না না 0.4 না, আমার কোয়েশ্চেন 4টা ওইটাই তুলে নিলাম আমি স্ক্রিনশটটা। अच्छा तुम लोग खुद से भी उसे पढ़ सकते हो, उसमें इस तरह से लिखवाया हुआ है कि समझ में आएगा। लास्ट मैंने लगभग सभी बता दिया है, बस वो जो स्टेप 1 स्टेप 2 है उसे हम बाद में बता देंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्लास है, नहीं तो आज ही बता देते हैं।